हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट। तो ये भी एक पार्ट नंबर 3 है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैराथन पार्ट का। तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है, जो मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है, उसका जो पूरा प्रॉपर यूनिट है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और क्या मेन इंपॉर्टेंस है इस फंक्शन की, ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, फंक्शनल डिवीज़न क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं इसी मैराथन इसी मेन यूनिट में कवर करूंगा। और जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखना है इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वीडियो का, तो आप पहले उसमें जा सकते हैं। तो उसकी जो लिंक्स है वो भी आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप में से किसी ने भी कोई नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग लेने हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्लानिंग के बाद किया जाता है, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको या जो टास्क होते हैं उनको कैसे डिवाइड करना, उनमें कैसे रिलेशन बनाना, उनको कैसे एक इस वे में स्ट्रक्चराइज्ड करना, मतलब अरेंज करना, उनका यूज़ करना, ताकि जो गोल्स हैं हमारे वो टाइमली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। सबसे ज़रूरी बात है कि मैनेजमेंट हमेशा ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल टाइमली अचीव हो सके। तो ऑटोमेटिकली जो इसका मेन फंक्शन है वो तो आएगा ही बीच में, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मेनली काम करता है वो क्या है कि जितने भी टास्क और रिसोर्सेज को जो होते हैं ना, उनको प्रॉपरली अरेंज करता है और उनका यूज़ ऑप्टिममली यानी बेस्ट यूसेज करता है। तो इसका मेन फंक्शन है अरेंजिंग, structuring the resources and tasks in such a manner so that organization goals can be achieved efficiently and timely. ओके, चलिए। तो बाकी चीज़ें तो आप पढ़ लोगे अच्छे से, बाकी आपको मेरी बुक में मिल जाएगी। ये मेरी बुक का ही एक चैप्टर है जो मैं आपको आज जिसमें से मैराथन करवा रहा हूँ। तो आपको ये अगर बुक लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसका भी जो आपको इन्फॉर्मेशन है आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ में आपको लिख भी दिया है सामने कि आप मेरी वेबसाइट से इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। तो आपको बड़े कम रेट पे ये बुक आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास फीचर्स। फीचर्स क्या हैं? नॉर्मली मैं आपको जस्ट सिंपल वे में बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था अरेंज करना। तो अरेंज करना या डिवाइड करना टास्क को, मतलब क्या कहलाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो जितने भी टास्क होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड करने में काम आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को अपना एक स्पेशलाइजेशन आसानी से मिल जाती है कि वो किस टास्क में परफेक्ट है। ठीक है। सेकेंड वन इज हायरकी ऑफ द अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है कि हम सारे टास्क को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं। जो भी इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें मैनेजेबल लगने लग जाते हैं। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, जो अथॉरिटी है उसका एक प्रॉपर ही हायरकी बन जाती है कि किसने किसको, मतलब किसने किसको जवाब देना है, कौन किसके लिए आंसरेबल है, कौन किसके किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल। ज़्यादातर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की तो इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्संस आर वर्किंग अंडर द वन मैनेजर। एक ही मैनेजर के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते होते हैं, जब उसको हम कह सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये एक टाइप है डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसमें पावर्स बहुत लोगों के हाथ में होती है। सॉरी, सेंट्रलाइजेशन की, जिसमें पावर एक बंदे के हाथ में होती है और उसके अंदर सारे काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली इसमें भी नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स मिलकर मैनेजर के अंदर काम करते हैं और गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये तो बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है। डेलीगेशन आगे मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। स्पेशलाइजेशन मतलब मैंने आगे ही एक पॉइंट को आपको कवर करा कि अगर आप डिवाइड करते हो किसी टास्क को तो उससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल को वो टास्क मिल जाता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। तो जब वो बार बार करेगा तो उसकी स्पेशलाइजेशन और इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी इसका किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब भी आप प्रोसेस की बात करते हो ऑर्गेनाइजिंग की, तो उसमें सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकंड, हम उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, यानी हम अपने पार्ट्स को, हम अपने काम को डिपार्टमेंट में बांट देते हैं कि अब मेरा ये प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, ये मेरा सेलिंग का काम है तो सेलिंग डिपार्टमेंट करेगा। ये मतलब होता है इसका। ठीक है। चलिए,
अब बात कर ही लेते हैं आपकी प्रोसेस की। तो मैंने शॉर्ट वे में आपको बताया कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जॉब की डिजाइनिंग करो। जॉब की डिजाइनिंग मतलब आइडेंटिफिकेशन करो कि कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, कौन से टास्क को अरेंज करना है, कौन से जॉब्स को डिवाइड करना है, उन सब चीज़ों को देखो। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स प्रोडक्ट, रिसोर्सेज या फंक्शंस के बेसिस पे अपने जो काम को है उन्हें फर्दर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, ताकि वो काम हर एक डिपार्टमेंट में बढ़ जाए और हर एक डिपार्टमेंट अपने गोल के ऊपर फोकस करे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आगे भी आप पढ़ोगे। तो इसमें क्या है, अथॉरिटी को देना, किसी और को देना। मैंने देखो, किसी को अगर काम करने के लिए दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर बर्डन डाल दिया, उसको साथ में डेलीगेट भी करना है अपनी अथॉरिटी को कि भाई अगर तूने ये काम में किसी की हेल्प लेनी है तो ले सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि उसको एक पावर देनी है जिसके साथ उसका काम आसान हो जाए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि इसके बाद क्या होता है, एक हेड रख दिया जाता है, एक मैनेजर होता है जिसके अंदर बाकी सारे वर्कर्स काम मिलकर करते हैं और गोल्स को जल्दी अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हम स्पैन ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी को पता हो कि कौन से जो जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं उनको किस किस सुपीरियर को या किस सुपीरियर को आपने अपने आंसरेबल करना है। ठीक है। फिर चेन ऑफ कंट्रोल। चेन ऑफ कंट्रोल में हम हायरकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हायरकी मीन्स एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि तुमने इस मतलब ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, ऐसे एक हायरकी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें पता है कि इसने यहाँ तक की अपने अथॉरिटी को लेकर जाना है, इसने यहाँ तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद उसकी, उसके बाद उसकी। तो एक प्रॉपर ही हायरकी जो स्ट्रक्चर है वो इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें पता चल जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, मतलब प्रोसेस का मेन रोल क्या था अगर मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपने जॉब डिजाइनिंग आइडेंटिफिकेशन करके अपने टास्क को ग्रुप में डिवाइड करने के बाद वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करना है, और डेलीगेट करने के बाद नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को एक ही मैनेजर के अंदर रखकर एक प्रॉपर हायरार्की स्ट्रक्चर का क्रिएशन करना है। दिस इज द प्रोसेस। चलिए अब बात कर देते हैं इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस। ये क्या है कि अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन में लेकर आना। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का वो यही होता है कि अपने टास्क, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका बेटर यूज हो सके और कम से कम कॉस्ट लग सके, यानी कॉस्ट रिड्यूस हो सके, और इसके साथ साथ जो वेस्टेजेस हैं वो भी कम से कम हो सके। क्लियर। सेकेंड इज फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन। जब आप ऑर्गेनाइजिंग में एक प्रॉपर हायरार्की स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो सभी डिपार्टमेंट को पता है कि उसने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कितने लाइबिलिटी पे है, मतलब कौन कितना लाइबल है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको मतलब किसने किसको आंसरेबिलिटी देनी है। तो यू कैन से दैट सभी के बारे में एक प्रॉपर पता है हमें, तो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बनने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। को ऑर्गेनाइजिंग की मदद से क्या होता है, गुड ह्यूमन रिलेशंस भी बन जाते हैं। कैसे, ऑब्वियस सी बात है, एक जब सभी को पता है कि किसके पास एक प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जब बन जाता है ना, तो उसमें गुड ह्यूमन रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएशन हो जाती है। मतलब क्या है कि मुझे पता है कि इसको काम देना है, मतलब मैं उसको काम दे रहा हूँ, उसको भी पता है कि मुझे एज अ सुपीरियर उसने आंसरेबल होना है। तो एक दूसरे को दूसरे का पता है, उससे क्या होगा, सभी को एक दूसरे के बारे में जब पता चल जाता है किसने किसको आंसरेबल होना है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, जब बैलेंस बना रहता है ना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो यू कैन से दैट आपके ह्यूमंस के रिलेशन जो है वो गुड बने रहते हैं। ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन मतलब ऑब्वियसली है डिवीजन ऑफ लेबर इसमें होती है, तो उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है गुड एडमिनिस्ट्रेशन भी इंश्योर हो जाता है। देखो, जब आपके पास हायरार्की स्ट्रक्चर है, जब आपके पास फॉर्मल पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है वो भी ऑटोमेटिकली प्रॉपरली अपना काम करेगा। उसे भी पता है कि कौन सी पॉलिसी को लेकर आना है, कौन से प्लान्स तैयार करने हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाएगा। क्लियर। ये आपके एक्सप्लेनेशन को मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसलिए आप वहां से पढ़ सकते हो बुक के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। चलिए अब मेरा चैप्टर नंबर 7, यानी आप मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, बेसिक मैंने समझा दिया। अब आपका जो मेन यूनिट है उसमें कवर होता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में असल में सबसे पहले तो बात समझो ये होते क्या है। डेलीगेशन तो मैंने बता दिया कि इट मींस असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर पर्सन।
मतलब मैंने किसी को काम करने के लिए एक पावर दे दी है कि भाई तू जा, ये काम इस तरीके से कर सकता है तो कर ले। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि जैसे मर्जी कर ले, मैंने उसे एक पावर दी है कि भाई तू जाके ये काम कर ले। मतलब एक पावर है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगर दी है, उसके साथ साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैंने उसे जो पावर दी है कि वो किसी भी तरीके से इस काम को कर सकता है। सो यहाँ पे आपने देख लिया पढ़ने के बाद, यहाँ पे लिखा है कि असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देना था। एग्जांपल क्या है कि इन शॉर्ट आपको ये काम दिया गया कि आपने ये असाइनमेंट पूरी करके आनी है, आपने ये प्रोजेक्ट की पीपीटी बना के लेकर आनी है, और आपको कहा गया कि कल के कल करके लेकर आनी है, चाहे किसी की भी मदद ले लो। अब ये क्या है, किसी भी सीनियर की मदद ले लो, यानी आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला, आपको कह दिया कि आप किसी से भी मदद लेकर इस असाइनमेंट को बस कल तक पूरा कर दो। इसका मतलब क्या है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है, लेकिन साथ में एक अथॉरिटी भी दे दी है, एक पावर भी दे दी कि किसी से भी कोई काम करवा के ये असाइनमेंट बस पूरी कर दो अच्छे तरीके से। वट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि मैंने अपनी पावर भी, एक अपने हिस्से की कुछ पावर जो मैंने उसे ये कह दिया कि किसी से भी काम करवा के अपना काम करवा लो, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। अब इसमें बात करी जाए डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वो इससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। वो क्या है कि जब आपके पास, मतलब मैंने बताया था डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने पहले सेंट्रलाइजेशन वर्ड बोला था, तो वहाँ पे क्या कहा था मैंने कि पावर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। जब पावर एक बंदे के हाथ में है, एक पर्सन के हाथ में है, तो वो है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब पावर बहुत सारे पर्सन्स के हाथ में आ जाती है तो वो बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन शॉर्ट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पावर इन द हैंड्स ऑफ मैनी पर्सन। जब आपको लगता है कि आप अकेले इस गोल को अचीव नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपनी कुछ पावर्स को डेलीगेट करके दूसरे लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, यानी अपने सीनियर स्टाफ्स तक या आपने उन पर्सन्स तक उन पावर्स को देना पड़ता है कि उन गोल को अच्छे से अचीव किया जाए, टाइमली अचीव किया जाए। तो उस पावर, मतलब जब आपकी जो पावर है डिवाइड नहीं हो रही, मतलब मेरे कहने का मतलब है डिवाइड करने की प्रोसेस को नहीं हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते। जब ऑलरेडी उनके पास ये पावर्स हैं और आपकी जो पावर्स मतलब मैक्सिमम हैंड्स में हैं, तो उस मैक्सिमम हैंड्स में जो पावर्स होती हैं उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं। तो क्या मतलब है? ट्रांसफरिंग द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इन सिंपल वर्ड कहूँ तो अपनी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो सभी को दे देना, कि मुझे लगता है कि इसमें मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, मैंने उसको कह दिया, मैंने उसको कह दिया, मैंने उसको कह दिया। व्हाट इज दिस? कि डिसीजन मेकिंग पावर को मैंने ट्रांसफर किया है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंसेस की। तो मीनिंग आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब ये होते क्या हैं? तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि डेलीगेशन वो एक टेक्निक है मैनेजमेंट की, कि टेक्निक मतलब हमने पावर को कैसे देना है दूसरे को। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक फिलॉसफी है कि अपने डिसीजन को मतलब अपने डिसीजन में हेल्प लेने के लिए किसी के साथ जुड़ना। ठीक है। फिर है अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। तो सुपीरियर आर अकाउंटेबल फॉर द एक्ट डन बाय सबॉर्डिनेट। अगर आप डेलीगेशन दे रहे हो यानी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे जिस पर्सन ने वो पावर दी है, यानी अगर मैं सुपीरियर हूँ, मैंने अपने सबॉर्डिनेट को वो पावर दी है, डेलीगेट करी है, तो वो जो भी एक्शन करेगा उसके लिए मैं भी लायबल हूँ, क्योंकि मैंने उसको पावर दी है वो काम करने की। ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पे क्या होता है? हर एक पर्सन अपने अपने डिसीजन में मेकिंग के लिए क्या होता है? लायबल होता है। यानी अगर मैंने अपने डिपार्टमेंट्स में कहा है कि भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड आप डिसीजन ले लो, सेल्स से रिलेटेड आप ले लो, तो उसके लिए वही लायबल है, मैं नहीं हूँ। ठीक है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या सभी के लिए ज़रूरी है? यस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साथ में उसे कुछ काम करने के लिए डेलीगेशन भी दो, कि भाई तुम ये काम अथॉरिटी, मतलब ये लो अथॉरिटी, इस काम को ऐसे कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? ये काम जल्दी भी होगा और ये करना भी ज़रूरी होता है। अब अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो मेरी जरूर मतलब मुझे अगर सही लगेगा तो मैं उस चीज़ को दूंगा, मतलब वो पावर मैं किसी को दूंगा कि यार तुम डिसीजन ले लो इस चीज़ के लिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैंने प्रोडक्शन के लिए खुद डिसीजन लेने हैं, मैंने किसी को नहीं देना अपना डिसीजन मेकिंग पावर, तो उस केस में मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल बट डेलीगेशन इज कंपल्सरी। क्लियर? ऐसे ही फर्दर आपके कुछ और भी पार्ट्स आ जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हो आसानी से मेरी बुक के अंदर। फिलहाल के लिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। मैंने आपको बेसिकली बता दिया दोनों का मीनिंग। अब मेरा मेन मकसद है कि इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है मेरे पास, जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन होता है,
उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को ज़्यादातर इफ़ेक्ट करते हैं और गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं या नहीं करते या इफ़ेक्ट करते हैं किसी वे में। तो सबसे पहले है स्ट्रेटजी। जब भी बात करते हो स्ट्रेटजी की तो वहाँ पे वो मतलब निकलता है कि हमने उस कॉम्पिटिटर से आगे जाना है। मतलब जब कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए कोई चीज़ या कोई प्लान तैयार किया जाता है तो उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। तो स्ट्रेटजी ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन चेंज हो सकता है या इफ़ेक्ट हो सकता है। या तो आप बिल्कुल गोल्स के पास पहुंच जाओगे अचीव करने के, या फिर आप बहुत दूर हो जाओगे। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ सकते हैं। साइज, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन करने के लिए यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए कि इनफॉर्मल होना चाहिए, कि अथॉरिटी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का पता करने के लिए आपके बिजनेस का साइज़ आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपका साइज़ कम है तो फिर आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन ज़्यादा बेटर नहीं है, उसमें ज़्यादा मतलब सिंपल है तो ठीक है, डिसीजन भी ठीक लिए जाएंगे, प्लान्स भी ठीक हैं, लेकिन अगर लार्जर है तो उसे मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स दैट आर बेसिस ऑन द साइज। ठीक है। थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डिज़ाइन को करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। यू कैन से दैट कि टेक्नोलॉजी उसके अपने ही हैंड में है या टेक्नोलॉजी उसने सभी को इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है, या यू कैन से दैट वो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल कर रहा है कि पुरानी इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जा रहा है, कि फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है कि रिजिड बनाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है वो क्रिएट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के लिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि किसी भी टाइम पे जो इन्वायरमेंट है कि आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ वर्किंग है, कितने एम्प्लॉयज़ एक्टिवली वर्किंग नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। और इसके बाद कल्चर आता है कि आपके अपने बिलीव्स होते हैं। कई बार कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जिनको ये होता है कि अपने गोल्स को पहले अचीव करें फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को देखना है। तो वहाँ पे उनके कुछ अपने बिलीव्स या कल्चर या अपना जो गोल है वो यहाँ पे इफेक्ट करता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब आपके फैक्टर अफेक्टिंग भी हो गए। अब आपका जो अगला जो मेन इसमें पर्पस है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटरली दो तरीके का हो सकता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करूं तो वैसे ये आपको जो चार्ट है वो आपको नॉर्मली हेल्प करेगा, लेकिन आपको मैं बेसिकली लेकर चलता हूं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो अगर आप अभी बीकॉम में हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एडवांस तो पढ़ना ही पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो आपने बेसिकली क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। तो दोनों को पता है, दोनों का पता है आपको कि जब आप फंक्शन के बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहे हो तो वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप डिवीजन कर रहे हो यानी आप कहीं फंक्शन के बेसिस पे नहीं कर रहे, आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट के बेसिस पे या सर्विसेज के बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हो या उसकी डिवीज़न कर रहे हो, तो उस केस को हम कहेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये तो बेसिक आपको पता है। लेकिन इसके अलावा एक पुराना स्ट्रक्चर और भी था जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जो दोनों का ही होता है, यानी यू कैन से दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें मैंने फंक्शनल भी मतलब फंक्शन के बेसिस पे भी डिवीज़न करी हुई है और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी करी हुई है। तो जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को दोनों बेसिस पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे लेके जा रहा हूँ, कि जिसमें मैंने काम के बेसिस पे भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को रखा हुआ है और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी डिवाइड करके दिया हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये तो पुरानी चीज़ें हो गई। लेकिन अब आता है मॉडर्न, कि आज के टाइम में आप अगर बात करो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला है फ्लैट स्ट्रक्चर, जहाँ पे कोई लेवल नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा है मैनेजमेंट के सारे लेवल्स हैं, टॉप मिडल लो, इसमें कोई लेवल नहीं होता भाई, सीधा लेवल है भाई, सीधा काम करो, गाल बात खत्म। ठीक है। सेकेंड वन इज नेटवर्क। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर, इसमें हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स आपस में मिलकर काम करते हैं। यू कैन से दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज ऑफ कोर ग्रुप। मतलब इसमें जो डायरेक्शंस हैं वो जैसे नेटवर्क क्या होता है,
एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें तक, पांचवें छवें से आगे 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 क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है ना। तो ऐसे ही एक पर्सन होता है, उसके नीचे दो चार, फिर उसके नीचे पाँच छः, उसके नीचे 10-12, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर। जो एक से फैलता फैलता दूसरे, तीन से करते करते 100, 200, 1000 लोगों तक पहुंचता है। वो क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जब आप क्रिएट कर रहे हो तो उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल। अब देखिए उसके बाद है होलेरेटिक। ठीक है, अब होलेरेटिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है इसमें, अगर आप मेनली बात करो ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूँ कि आप अपने टीम वर्क के साथ जोड़ सकते हो। यू कैन से दैट इसमें फुल ऑटोनॉमी होती है। अ, इसमें अपनी अपनी टीम के बेसिस पे काम किया जाता है, जिसमें अपने बेसिस पे ही डिसीजन लिए जाते हैं, अपने काम को खुद मैनेज किया जाता है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मैं अगर बात करूं कि अ, मेरी ए बी सी डी, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ए बी सी डी कुछ टीम वर्क्स बने हुए हैं। तो ए टीम जो काम कर रही है उसके उतने वो डिसीजन वही देखेगी, वो डिसीजन वही लेगी, उसके पास फुल ऑटोनॉमी है वो काम करने की। बी के पास वो है, सी के पास वो है, डी के पास वो है। ऐसे जब डिवाइडेशन कर रहे हो तो वो स्ट्रक्चर क्या है, होलेरिटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसा स्ट्रक्चर है। अब एक लास्ट टॉपिक आपको बता देता हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके का भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। उन दोनों में क्या रिलेशन है उसको जानने के लिए आपको बस इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब आपको इसके बारे में दोनों का डिफरेंस समझना है और स्पेशली इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझना है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप मेरी बुक से आसानी से रीड आउट कर सकते हो, उसमें कोई इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्ट इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर है क्या। तो वैसे तो आपने क्लास 12 में अच्छे से किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी रिपीटेंस दे रहा हूँ कि फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे पता है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है। फॉर्मल मीन्स जहाँ पे मेरे गोल्स अच्छे से डिफाइन है, जहाँ पे मेरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बना हुआ है, जहाँ पे मुझे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी हुई है। ये सारी चीज़ें जहाँ पे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन मेरा फॉर्मल होता है। जबकि इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जहाँ पे सिर्फ सोशल रिलेशनशिप से बात करी जाती है। सोशली रिलेशनशिप क्या है, पीपल आपस में इंटरेक्ट करके बात कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मल में अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो टॉप मैनेजमेंट के हैंड में ही होती है। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता, उसमें सोशल रिस्पॉन्स, मतलब उसमें सिर्फ सोशली काम किया जाता है। मीन्स सभी के हाथ में पावर होती है, सभी मेंबर्स मिलके आपस में डिसीजन लेते हैं। वहाँ पे कोई टॉप नहीं, वहाँ पे कोई मिडल नहीं, वहाँ पे कोई लो लेवल नहीं होता। उसके बाद जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन पर्पस होता है कि गोल्स अचीव किए जाएं ऑर्गेनाइजेशन के। जबकि जो इनफॉर्मल होता है उसका मेन मतलब होता है कि अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को सबसे पहले देखकर उसे फुलफिल करना है, बाद में बाकी चीज़ें देखनी होती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ सारा काम हो रहा है, एक इन्वायरमेंट में रहकर सारा काम हो रहा है, सभी को पता है कौन सा गोल है, किसे अचीव करना है, कितने टाइम में करना है, तो वहाँ आसानी से हो जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल में इनस्टेबिलिटी रहेगी, वो स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उसमें हर मेंबर अपनी मर्जी के साथ काम करेगा भी, नहीं भी करेगा। तो ये मैंने जस्ट आपको एक छोटे से हिंट दे दिए, बाकी आप इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है देख सकते हो जिससे कि आप कह सकते हो कि ऑफिशियली कम्युनिकेशन की जाती है फॉर्मल में, जबकि अनऑफिशियल बात होती है इनफॉर्मल में। तो ऐसे बहुत से आगे और भी पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से जान सकते हो, समझ सकते हो और कर सकते हो, आई होप। ठीक है दोस्तों, सो आई थिंक सो यहाँ तक अब आपका हो चुका है। तो बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मेरी बुक में फर्दरली इसमें मिल जाएंगे, आप मेरी बुक से पढ़ सकते हैं। आपको इसके नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे फ्रीली, तो आप वहाँ से भी इसके नोट्स को ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है, इस मैराथन में इतना ही है। आई होप ये 20 मिनट्स का जो मैराथन है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पार्ट 3 में ऑर्गेनाइजिंग में क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। पार्ट 4 में आपको डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का जल्दी से मैं बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ